नमस्कार दोस्तों। युक्ति आईएएस एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो शुरू करते हैं हम अपने आज के सबसे 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स एमसीक्यूज के साथ। देख लेते हैं पहले 14 जून के सवाल को। तो सवाल पूछा गया था कि हाल ही में दूरसंचार नियम 2026 का मसौदा किस क्षेत्र से संबंधित है। ये क्वेश्चन था, 4 विकल्प दिए थे इसमें, जिनमें से था बैंकिंग, टेलीविजन व रेडियो, रेलवे या फिर शिक्षा। सही विकल्प हो जाएगा यहाँ से, ये संबंधित था टेलीविजन व रेडियो से, इसलिए सही विकल्प हो गया ऑप्शन बी। शुरू करते हैं आज के सवाल से। आज का सवाल है कि वैश्विक पवन दिवस कब मनाया जाता है। तो 4 विकल्प है, 12 जून, 13 जून, 14 जून या फिर 15 जून को। तो वैश्विक दिवस की बात करें, अगर वैश्विक पवन दिवस की, तो इसका उद्देश्य लोगों को पवन ऊर्जा के महत्व, स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना होता है, और जो कि हर वर्ष 15 जून को मनाया जाता है। सही विकल्प हो जाएगा यहाँ से 15 जून, जिसमें 2026 में ये भारत में इसकी थीम थी कि विंड एनर्जी फ्रॉम एम्बिशन टू एक्सेलरेशन। ये रखी गई थी इसकी थीम, जिसमें भारत पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है। क्वेश्चन ये भी बन सकते हैं। तो दुनिया का ये चौथा सबसे बड़ा देश है भारत पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में। वहीं इसकी स्थापित क्षमता जो कि 56 गीगावाट से अधिक है। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अंबाला मंडल में कवच परियोजना के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई। 4 विकल्प है, 101 करोड़ या फिर 151 करोड़ या फिर 201 करोड़ या 251 करोड़। तो ये किया गया यहाँ पे 201 करोड़। भारतीय रेलवे ने ये जो कि अंबाला मंडल के 811 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग पर जो कि कवच प्रणाली लगाने के लिए 201 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। वही इस कवच की बात करें तो ये कवच एक स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है, जो ट्रेनों की टक्कर रोकने, रेड सिग्नल पार करने की घटनाओं को कम करने और जरूरत पड़ने पर स्वतः ब्रेक लगाने में मदद करती है। ठीक है, ये इनकी कुछ बातें थी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अहमदाबाद डिवीजन में कवच परियोजना के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई। तो 4 विकल्प है यहाँ पे, 120, 140 करोड़, 160 करोड़ या फिर 180 करोड़। 4 विकल्प है हमारे पास। सही विकल्प हो जाएगा इनमें से 140 करोड़ रुपए। भारतीय रेलवे ने जो कि गुजरात के अहमदाबाद डिवीजन में कवच प्रणाली के चौथे चरण के लिए 140 करोड़ रुपए मंजूर किए, जिसमें यह परियोजना 558 किलोमीटर रेल मार्ग को कवर करेगी। ठीक है, वही इस कवच की बात करें तो कवच जो कि एक स्वदेशी ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है, जो अभी हमने बात की, दुर्घटनाओं को रोकने में मदद करती है, और वही ट्रेन टक्कर जैसी रेड सिग्नल इन सभी को पार करने और गलती करने में, जो कि दुर्घटनाओं के समय इनको रोकने में मदद करती है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में एनएससीएस के नए सैन्य सलाहकार कौन नियुक्त हुए हैं। तो 4 विकल्प हैं। सही विकल्प हो जाएगा इसमें से राजीव घई, और ये हैं राजीव घई जिनकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ये लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई को जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय का नया सैन्य सलाहकार नियुक्त किया गया। इनके कार्य होंगे कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को रक्षा और सुरक्षा मामलों पर सलाह देंगे। राजीव घई की बात करें तो राजीव घई जो कि 2018 में इस पद के पुनर्गठन के बाद पहले सेवारत 3 स्टार अधिकारी हैं, जिन्हें इस पद पर नियुक्त किया गया है। इससे पहले उन्हें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान डीजीएमओ के रूप में उनकी भूमिका के लिए भी जाना गया था। बात करें डीजीएमओ की कि डीजीएमओ क्या है। तो डीजीएमओ का पूर्ण रूप तो पहले तो डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस, मतलब सैन्य संचालन महानिदेशक होता है। इसमें भारतीय सेना में जो डीजीएमओ होते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल, इन्हें 3 स्टार रैंक के अत्यंत वरिष्ठ अधिकारी होते हैं ये, और वे सेना के सभी महत्वपूर्ण सैन्य अभियानों, तैनाती रणनीतियों तथा सीमा सुरक्षा से संबंधित गतिविधियों की निगरानी और समन्वय का कार्य करते हैं।
वहीं युद्ध, आतंकवाद रोधी अभियान हो गए, जैसे सीमा पर सैन्य गतिविधियां तथा अन्य परिचालन मामलों में डीजीएमओ की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये सेना मुख्यालय और विभिन्न सैन्य कमानों के बीच जो समन्वय स्थापित करने के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णयों में भी योगदान देते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में विकसित युवा भारत जो कि विकसित भारत युवा संसद 2026 का उद्घाटन कौन करेंगे? तो चार विकल्प है: द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी, ओम बिरला, जगदीप धनखड़। तो ये करेंगे हमारे लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला। ठीक है, ये 16 जून को जो कि भारत युवा संसद 2026 का उद्घाटन करेंगे और इस कार्यक्रम का वही उद्देश्य होगा कि युवाओं को संसदीय कार्यप्रणाली, शासन व्यवस्था और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की व्यवहारिक जानकारी देना। ठीक है, इसमें इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोकतंत्र, संसद की कार्यप्रणाली, नीति निर्माण और शासन व्यवस्था की व्यवहारिक जानकारी देना, जिसमें इसमें देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चुने गए युवा प्रतिनिधि भी भाग ले रहे हैं। वहीं यह युवा संसद में प्रतिभागी जो प्रश्नकाल, वाद विवाद, भाषण, संसदीय चर्चा और नेतृत्व प्रशिक्षण जैसी गतिविधियों में जो कि हिस्सा लेंगे। और इस वर्ष चर्चा का प्रमुख विषय है कि नारी शक्ति बंधन, समावेशिता को बढ़ावा देना और विकसित भारत 2047, ये इस साल का मुख्य चर्चा का विषय है। अगला प्रश्न है कि विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर रक्तदान शिविर किस संस्थान के सहयोग से आयोजित किया गया? तो विश्व रक्तदाता दिवस की बात करें तो पहले तो ये जान लेते हैं कि ये कब मनाया जाता है। तो ये 14 जून को मनाया जाता है, याद रखेंगे। इनमें चार विकल्प है: सफद रंग जंग अस्पताल, एम्स नई दिल्ली, आईसीएमआर या फिर डब्ल्यूएचओ। सफदरजंग जो कि जंग अस्पताल, ये तो है नहीं इसमें से, तो सही विकल्प हो जाएगा एम्स नई दिल्ली। सही विकल्प है एम्स नई दिल्ली। विश्व रक्तदाता दिवस जो कि अवसर पर प्रधान सीसीए दिल्ली कार्यालय ने एम्स नई दिल्ली के सहयोग से रक्तदान शिविर आयोजित किया। वहीं इस दिवस की शुरुआत की बात करें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने द्वारा इसको जो कि इसकी शुरुआत की गई है और यह दिन कार्ल लैंड स्टीनर की जयंती के उपलक्ष्य में भी मनाया जाता है, जिन्होंने एबीओ रक्त समूह प्रणाली की खोज की थी और उन्हें इस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था। अगला प्रश्न है कि हाल ही में एनसीसी के नए राज्य निदेशालय किन दो राज्यों में स्थापित किए गए हैं? तो चार विकल्प है: बिहार और ओडिशा, आंध्र प्रदेश और झारखंड, गुजरात और राजस्थान, असम और मणिपुर। ये सही विकल्प हो जाएगा इनमें से आंध्र प्रदेश और झारखंड, क्योंकि राष्ट्रीय कैडेट कोर ने युवाओं के लिए प्रशिक्षण और अवसरों का विस्तार करने हेतु आंध्र प्रदेश और झारखंड में दो नए राज्य निदेशालय स्थापित किए हैं। इसके बाद जो कि देश में एनसीसी राज्य निदेशालयों की संख्या 17 से बढ़कर 19 हो गई है। इससे इन राज्यों के युवाओं को बेहतर प्रशिक्षण, नेतृत्व विकास और राष्ट्र निर्माण जैसे जुड़ने के अधिक अवसर भी मिलेंगे। बात करें एनसीसी की, तो एनसीसी जान लेते हैं। एनसीसी नेशनल कैडेट कॉर्प्स जो कि इसका फुल नेम होता है और ये भारत का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन है। इसमें इसका उद्देश्य युवाओं में अनुशासन, नेतृत्व, देशभक्ति, चरित्र निर्माण और सेवा भावना विकसित करना, जिसमें यह संगठन जो कि रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। और एनसीसी की स्थापना की वही बात करें तो ये होती है 15 जुलाई 1948 को, जो कि इसकी स्थापना दिवस भी मनाई जाती है। वहीं अधिनियम नेशनल कैडेट कॉर्प्स एक्ट 1948 के तहत क्योंकि एनसीसी के अंतर्गत आर्मी, नेवल और एयर विंग भी शामिल है। एनसीसी के उद्देश्य यही होते हैं कि चरित्र निर्माण, अभी जो हमने बात की, जैसे अनुशासन तो मतलब समय पालन और जिम्मेदारी की भावना युवाओं में, देशभक्ति, राष्ट्र के प्रति समर्पण बढ़ाना और सेना की प्रारंभिक जानकारी देना, युवाओं में अच्छे संस्कार विकसित करना, ये सभी इनके मेन उद्देश्य होते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 64 स्थानों के नाम की
नामों की वर्तनी किस राज्य ने बदली है? भी हाल ही की बात है। चार विकल्प है, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। सही विकल्प हो जाएगा उड़ीसा, क्योंकि उड़ीसा सरकार ने भी हाल ही में अपनी भाषाई और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए राज्य के 26 जिलों के 64 स्थानों के नामों की अंग्रेजी वर्तनी में बदलाव किया है, जिसका उद्देश्य है कि स्थानों के नामों को उनके मूल ओडिया उच्चारण के रूप के अनुरूप बनाना। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई है? चार विकल्प है हमारे पास, पटना, गया, भोजपुर या फिर मुजफ्फरपुर में। तो इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क की आधारशिला की अगर बात करें तो ये रखी गई है बिहार के भोजपुर में। ठीक है, सही विकल्प हो जाएगा यहाँ से, जो कि केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह और बिहार के जो कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं, उन्होंने बिहार के भोजपुर में इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क की इस आधारशिला रखी है। वहीं परियोजना की कुल लागत जो कि 31.21 करोड़ रुपए है, जिसमें इनके उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य है कि आधुनिक मत्स्य पालन तकनीकों को बढ़ावा देना, मछली उत्पादन बढ़ाना और मछुआरों की आय में वृद्धि करना। इससे राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड जो कि NFTV का नया क्षेत्रीय केंद्र पटना में स्थापित किया गया है, जो बिहार और पूर्वी भारत में मत्स्य पालन विकास को बढ़ावा देगा। अगला प्रश्न है कि ग्लोबल चेस लीग के चौथे संस्करण का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? चार विकल्प है, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, कोलकाता। तो चार विकल्प थे, जिनमें सही विकल्प हो जाएगा बेंगलुरु। ठीक है, कोलकाता तो होगा नहीं इसमें से, सही विकल्प हो जाएगा बेंगलुरु, क्योंकि ग्लोबल चेस लीग के चौथे संस्करण का आयोजन जो कि बेंगलुरु में 3 सितंबर को किया जाएगा, याद रखेंगे। और यह टेक महिंद्रा और फीडे की संयुक्त पहल है तथा लगातार दूसरी बार इस टूर्नामेंट की मेजबानी जो कि भारत कर रहा है। वहीं पिछले संस्करण में देखें, दुबई जो कि 2023 और लंदन 2024 और मुंबई 2025 में आयोजित हुए थे। ठीक है, तो यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि पहला संस्करण कहाँ था, दुबई में, दूसरा लंदन और तीसरा 2025 में जो कि मुंबई में आयोजित हुए थे। ठीक है, आज का सवाल है आप लोगों के लिए कि हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को 30 वर्ष की जेल की सजा सुनाई गई है? तो अभी हाल ही की घटना है। चार विकल्प है, जापान, चीन, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया। सही विकल्प को आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे टॉप करंट अफेयर्स MCQ के साथ।